सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक क्यू चार्ज है ना। सपोज यहाँ पे स्मॉल या पॉजिटिव यूनिट चार्ज है ना। और इस क्यू चार्ज के चारों तरफ क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि इस चार्ज की पार्टिकल है, जब यहाँ पे आ रहा था तो क्या लग रहा था? इसको रिपल्सन फोर्स ऐसा फील हो रहा था और इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो रही। बट अब हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ लाना चाहते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे लाना चाहते हैं। तो अगर हमें इस पॉइंट तक लाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में एक तरीके से ही होता है ना, वर्क करना, है ना। तो वही कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दी वर्क डन टू ब्रिंग a positive unit test charge from infinity, यानी सपोज ये जो हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है कहां से आ रहा है? फ्रॉम इन्फिनिटी। सो द वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to the point inside and the work done to bring a positive unit test charge from infinity to the point inside an electric field is called electric potential। क्लियर है? यही काम हमने किया। इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमको क्या करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाना था। उसके लिए जो हम वर्क कर रहे थे उसी को क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसी में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट y कैपिटल V। इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल V से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब हमें पता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की कूलाम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं अगर इसकी यूनिट पूछी जाए? तो जूल पर कूलाम। अब उसमें एक नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वोल्ट। इसको हम कैप भी से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम बोल सकते हैं जूल पर कूलाम भी मिलके क्या बनाता है? वोल्ट। यानी 1 वोल्ट इक्वल्स टू, जूल को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, कूलाम्ब को सी से, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू जेसी इनवर्स। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमारे पास आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? तो जो वर्क है वो एक तरीके से कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज भी हमने देखा कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आएगा, जिस तरीके से हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती थी, उसका नाम मैंने क्या बताया था? एमीटर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी मेजर करने की एक डिवाइस होती है, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। सो द डिवाइस which is
यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं उसको? वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया? ओके। सो ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो भी देख लिया, है ना? और उसमें कुछ पॉइंट्स भी हमने देख लिया, उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे थे, कहां से ला रहे थे? इन्फिनिटी से। अब वही हम चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, तो जो वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। सो अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सपोज ये चार्ज Q1 है, ये ए पॉइंट पे है, और ये चार्ज Q2 है, ये बी पॉइंट पे है। सपोज हमें इसको यहां से यहां लाना है। अब इसको यहां से यहां लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। सो जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। सो द वर्क डन to bring a positive unit test charge from the work done to bring a positive unit test charge from one point to the another point in the electric field is called potential difference। क्या कोई टफ लगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या कर रहे थे? इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो वर्क कर रहे थे वो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं? चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, उसमें जो वर्क किया जा रहा है वो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सो V यानी ए से बी की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू। इस तरीके से हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर सभी को? सो नाउ अब हमारे पास टॉपिक आएगा डिफाइन 1 वोल्ट। क्या आएगा? 1 वोल्ट। अब हमको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या थी? वोल्ट। और हमें क्या करना है? 1 वोल्ट डिफाइन करना है, यानी V इक्वल्स टू क्या है? 1 वोल्ट।
क्लियर है? यही हमें क्या करना है, डिफाइंड करना है, करेक्ट। W इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, 1 जूल, है ना, एंड Q इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 कूलम। सो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन 1 जूल वर्क is done to bring 1 coulomb charge from one point to another point. So, when 1 joule work is done to bring 1 coulomb charge from one point to another point is called as 1 volt. क्लियर? 1 वोल्ट की डेफिनेशन जो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा, उसी को हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट लेंगे, वर्क को 1 जूल लेंगे, चार्ज को 1 कूलम्ब लेंगे, और हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तैयार। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ओम्स लॉ। क्या देखेंगे हम, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, है ना, ये जरूर एग्जाम्स में पूछा जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से जो भी फैक्टर्स निकलेंगे उनसे रिलेटेड सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ओम्स लॉ। सो अब हम देखेंगे ओम्स ने क्या कहा। सपोज यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, है ना, ये बल्ब बना दिया इस तरीके से, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या है हमारी बैटरी, ये क्या है, बल्ब, है ना। एक तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट हमने डिफाइन किया, बना दिया। यहाँ से करंट हमें क्या पता है, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमारी करंट क्या करेगी, सर्किट में फ्लो करेगी। क्लियर है? आई सो ओम्स ने क्या बोला था कि जो पोटेंशियल हम अपना अप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, करंट की वैल्यू बढ़ती है, ये ओम्स ने बोला। जैसे अभी हमने सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी अप्लाई लगाई, है ना, उससे क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और बल्ब क्या होता है, दिखता है हमें, बल्ब ग्लो करता हुआ हमको दिखता है। क्लियर? वही अगर हमने 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तब क्या होगा, 6 वोल्ट की यानी 6 वोल्ट पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो करंट उतना 6 वोल्ट क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो उतना ही करंट फ्लो होगा, तो बल्ब क्या होगा, और ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। यानी V क्या दिख रहा है, प्रोपोर्शनल दिख रहा है I के। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, उसी के करस्पॉन्डिंग। यही यही चीज ओम्स ने बताई थी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हमारा पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अभी हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, सपोज हम 10 वोल्ट कर दें, तो उतनी करंट फ्लो हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, और अच्छे से बल्ब ग्लो करेगा। यही होगा ना कि जितना ज्यादा पोटेंशियल उतने अच्छे से बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो यही ओम्स ने बताया था कि the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference which is applied across the conductor if the physical conditions remain constant। ये ओम्स ने बोला था। ठीक है, क्या बोला था, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम लिखेंगे, करंट flowing through the conductor
is directly proportional to the potential difference. So, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor when all physical conditions remains constant. क्लियर? ये ओम्स ने स्टेटमेंट दिया था, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the conductor when all the physical conditions remains constant, यानी v proportional to I. अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, वो हुआ आर, v इक्वल्स टू आर आई. सो वेयर आर इज अ proportionality constant which is called resistance. क्या बोलते हैं हम इसको? रेजिस्टेंस. क्लियर है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस. क्लियर? अब इसमें एक और क्या लिखा है? व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, यानी क्या फिजिकल कंडीशंस? यानी टेम्परेचर है ना, प्रेशर, उसका ये जो भी फिजिकल कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट. सो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ. सो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा. यही होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा. यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ रहा है तो करंट में को क्या बोलते हैं हम? फ्लो ऑफ द चार्जेस. यानी चार्ज बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आपस में टकराएंगे. तो क्या क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा. यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? कम फ्लो करेगा. यही. और यही हम, ये तो हो गया टेम्परेचर का. सेकंड, हम अगर प्रेशर को बढ़ाएं, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तब क्या होगा? अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, सपोज किसी चीज को कंप्रेस कर दिया हमने, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ जाएंगे, फिर वो कॉलिजन करेंगे, उनमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अगेन प्रेशर को बढ़ाने पे भी रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा. तो करंट क्या होगी? कम फ्लो करेगी. यानी वही फिजिकल कंडीशन है जो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. क्योंकि क्या होगा? सपोज हमने ओम्स का यही एक्सपेरिमेंट जो है हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया, तो हम क्या देखेंगे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें कुछ करंट की वैल्यू मिली. यही हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेगी करंट की, यही ना. इसलिए हमें फिजिकल कंडीशंस को कैसा रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा. मतलब फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट हो जाएंगी तो सपोज ये V है, ये I है, अगर हम 1 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 एम्पियर. 2 वोल्ट से 2 एम्पियर, अगर 3 वोल्ट कर दिया तो 3 एम्पियर. तो इस तरीके से क्या मिलेगा हमको? एक ग्राफ मिलेगा जो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा. कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी. सो नेक्स्ट हम देखेंगे VI कर्व इन ओम्स लॉ. कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, है ना. सो VI कर्व कैसा होगा? एक तरीके से स्ट्रेट लाइन.
यहाँ पे हम V, यहाँ पे करंट I। यानी सपोज जब हमारी वोल्ट 1 वोल्ट लिया, करंट 1 एम्पियर लिया, उस पे क्या मिला 1। इस तरीके से ये एक तरीके से क्या मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ओम्स लॉ में वी आई कर्व। अगर हमसे पूछा गया इस कर्व का स्लोप क्या है, या हमें कर्व जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है इसका स्लोप, ये इसका स्लोप कहलाता है, तो इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इसका जो स्लोप होता है वही क्या कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। यही हमारा ओम्स लॉ में जो वी आई कर्व होता है, जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, उसी का स्लोप क्या होता है रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू होती है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। क्लियर। नाउ अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। सो हम देखेंगे, सपोज ये हमने क्या लगा दी, एक बैटरी है ना। इस तरीके से हम जानते हैं कि करंट इस तरीके से फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करेक्ट। इस तरीके से ये आराम से ये सर्किट में करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, है ना। अगर अभी तक तो कुछ नहीं था, अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, है ना। अब क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा, और जब वो यहाँ बल्ब से आएगा या गुजरेगा तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो। यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी, बल्ब क्या करता है उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एक तरीके से ये रुकावट आ गई उसके बीच, आराम से हमारा करंट फ्लो कर रहा था, बट बल्ब लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ लाइट में कन्वर्ट हो गई, यही हुआ ना। तो एक तरीके से रुकावट है, ये क्या कर रहा है, करंट को रिसिस्ट कर रहा है या रोक रहा है, एक तरीका का क्या है, ये एक तरीके का कंडक्टर है। क्लियर। सो यार नॉर्मल शब्द में हम बोले करंट को रेसिस्ट करना या करंट को रोकना ही क्या कहलाता है, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। सो दी opposition offered to the current by the conductor is the opposition offered to the current by the conductor is called resistance. Clear. The opposition offered to the current by the conductor is called resistance. इसमें भी पॉइंट आएंगे, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर। ये हमने ओम्स लॉ में ही देखा था, यही देखा था, है ना। नाउ एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में किस तरीके से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है इस तरीके का, ये होता है रेजिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा द स्लोप इन वी आई कर्व इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हमने देखा ही था,
वीआई कर्व में स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, जो स्लोप था वो क्या था, एक तरीके से रेजिस्टेंस ही था। सो वहां क्या था, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, क्योंकि हमने देखा था v इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से r इक्वल्स टू वी अपॉन आई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इससे भी आप यूनिट बना सकते हैं, कभी आपको ओम ना दी जाए, इस तरीके से दी जाए, वोल्ट पर एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट हमने पढ़ी थी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। इस तरीके से भी आपको रेजिस्टेंस की यूनिट दी जा सकती है। क्लियर है? नाउ हमारे जो रेजिस्टेंस है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक तो हमने देख लिया था टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाकी और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? सो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, यानी कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक ये रास्ता है, यहाँ तक कैसा है, खराब है। अब एक और लंबा रास्ता है, वो यहाँ तक कैसा है, खराब है। तो बताओ किसमें हमें ज्यादा रुकावट मिलेगी, इसमें या इसमें? ऑब्वियसली इस वाले में, है ना। तो लेंथ ज्यादा होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसी को हम लिखेंगे, resistance is directly proportional to the length of the conductor. So resistance is directly proportional to the length of the conductor, यानी R प्रोपोर्शनल L। ठीक है, तो इसको लिख दें हम स्मॉल l। सेकंड, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो एरिया जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कैसे, सपोज ये बहुत पतला सा एक कोई कंटेनर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, यही करेंगे, है ना। वही हमने एक बड़ा कंटेनर ले लिया, अब उसमें सपोज ये आराम से फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस एक दूसरे से नहीं टकरा रहे हैं, यानी जैसे ही हम एरिया बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और एरिया जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। क्लियर है चीज? सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of conductor, यानी R, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। क्लियर है?
अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन इक्वेशन 1 एंड 2। सो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आएगा, यही आएगा। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगा, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रो। ये कहलाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है, ये रेजिस्टिविटी। सो हियर रो इज proportionality constant which is called resistivity। क्या बोलते हैं हम इसको, रेजिस्टिविटी। अब हमारा एक और फैक्टर कौन सा है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इफेक्ट होता है, हमने क्या बताया था, टेम्परेचर, है ना। तो थर्ड वन होगा हमारा टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में क्या, हमारा जो होता है रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टेम्परेचर से। यानी रेजिस्टेंस is directly proportional to resistance। यानी जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा। फोर्थ होता है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल का नेचर क्या है उस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम हमारे लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।